मैं आजकल एक सीरीज देख रहा हूँ, उसका नाम है बैड बॉय बिलियनर। उसमें विजय माल्या जो होते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो भाग जाते हैं यूके। फिर नीरव मोदी स्कैम करते हैं, फिर वो भाग जाते हैं यूके। तो जितने भी लोगों पे एलिगेशंस है वो यूके और मॉरिशस ही भाग रहे हैं। इंडिया के बाहर आप अपने क्रिमिनल लॉज को थोड़ी अप्लाई कर दोगे, पुराने आईपीसी को या फिर अब बीएनएस को, तो उसमें फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। तो इन देशों ने ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है। टॉप एडवोकेट्स की इनकम कितनी होती है? यार ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें लोग कहते हैं लॉयर्स की 1 करोड़ रुपए इनकम है। मैं लॉयर्स की मैं आपको बताऊंगा तो 2 करोड़ भी एक दिन की। जो फ्रेशर्स आ रहे हैं लीगल प्रोफेशन में, उनके लिए क्या क्या वायबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? 95% जनता एलएलबी के बाद गायब हो जाती है, आती नहीं है इस फील्ड में। विक्टिम होता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन, तो उसको बोला जाता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन ना यहाँ पे बैठती नहीं है, तो आप करेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ। पर उस चक्कर में ना बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए क्लॉज आता है 0 FIR का, वो आप एक बार समझाओ। ऐसे वीडियो बना रहे हैं, अरे अरे ये तुम्हारे जेब में क्या है, ओहो ये तो कट्टा है, अरेस्ट कर लो इसको। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सिद्धांत रायसेकंद with my co-host Sunny Kaushal, and today we have Mandeep Besla, who is an advocate of the Supreme Court of India. In this podcast, we have discussed about extradition treaty, reality of Indian jails, 0 FIR, and much more. So without further ado, let's dive into the podcast. तो वेलकम मनदीप भाई टू अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। तो भाई 2012 के अंदर एक केस हुआ था, निर्भया गैंग रेप केस, जिसके बारे में आपको पता होगा। उसके बाद ना क्लॉज आता है 0 FIR का। बिकॉज अगर सपोज करो कोई विक्टिम होता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन, तो उसको बोला जाता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन ना यहाँ पे बैठती नहीं है, तो आप करेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ और उस पर जाकर रिपोर्ट करो। पर उस चक्कर में ना बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए क्लॉज आता है 0 FIR का, वो आप एक बार समझाओ। देखो 0 FIR ऐसा है कि पहले जो क्लॉज ये था कि डिफाइन नहीं था कहीं स्टैट्यूट्स में। तो क्या होता है, जब भी कोई लॉ डिफाइन नहीं होता तो उसमें कोर्ट जजमेंट पास करती है। कोर्ट जैसी जजमेंट पास करी वो बिग लॉ हो जाता है, फिर उसको सब कंप्लाई करना शुरू करते हैं, डायरेक्शन सारे पुलिस स्टेशन को चले जाते हैं। तो 0 FIR एक तरीके से ऐसी चीज़ है कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्राइम हुआ है किसी और जगह पे, और उस समय में मतलब करेंटली इस टाइम में उस समय नहीं जा सकता उस जगह पर, राइट? जा सकता है, जा सकती। तो मुझे जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, मुझे हेल्प चाहिए तुरंत। अब हेल्प के लिए ऐसा कि से फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर दूर क्राइम हुआ है, कोई साइबर फ्रॉड है या क्रिमिनल है, कोई वहां बैठा उसने क्राइम किया है, तो इमीडिएटली मैंने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो पहले क्या करते, नहीं नहीं क्राइम क्या हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, ये तो कोई और थाना पड़ेगा, उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ, लोगों को परेशान कर देते। अब इस परेशानी से बचने के लिए, और जो बहुत सारे जब क्राइम हो गए थे, देखा कि भाई ये तो एक सिचुएशन है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना हेल्प कैसे हो पाएगी लोगों की। तो इसी को फिर लेके 0 FIR का प्रोविजन आया। 0 FIR ये होता है कि आपने जाई, एक रिपोर्ट हो गई, FIR आपकी हो गई, फिर FIR को वो जो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर वहाँ आपको IO असाइन हो जाएगा, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। पहले ये हमारे उसमें डिफाइन नहीं था। अब जो नया BNS लागू हुआ है, ठीक है, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 173 उसका सब क्लॉज 1 है, उसमें लिख भी दिया है साफ साफ कि 0 FIR आप लिखवा सकते हैं। अगर आप कोई मना करे कि भाई ये कहाँ लिखा है, क्योंकि जजमेंट किसका नाम याद होता है, किसी को याद, लेमैन को जजमेंट का नाम थोड़ी याद होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ 173 का पार्ट 1 है, आप उसमें लिखा 0 FIR। आपको अगर कोई बोले मैं नहीं लिखूंगा, बोलिए स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है, अब तो कानून भी नहीं लागू हो गए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ 0 FIR कीजिए आप मेरी। तो बेसिकली अगर आपकी FIR रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो आप सीधा ये बोल सकते हो पुलिस स्टेशन में कि 0 FIR रिकॉर्ड कर दो मेरी। बिल्कुल होगी भाई, अब तो स्टैट्यूट में भी आ गया, पहले जजमेंट के द्वारा लागू थी, अब कानून में भी लिख गया है साहब साहब। जैसे आपने अभी बोला ना कि ट्रांसफर करनी पड़ती है, मेरे हिसाब से कोई पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो सोच रहे होते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास आपने 0 FIR रिकॉर्ड कराई, तो एक तरह से हमारा भी तो बर्डन बढ़ रहा है ना पुलिस स्टेशन का। फिर मैं ट्रांसफर करूंगा दूसरे पुलिस स्टेशन में, तो मेरे हिसाब से तभी मना कराया जाता है। काम से तो और कोई बचना चाहता है ना। क्रेडिट भी नहीं मिल रहा फिर। जो अफसर्स होते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उनका मेन ही होता है काम से बचना। और एक और इसमें दूसरी चीज है कि अगर आप देखोगे नॉर्मली भी, से फॉर एग्जांपल जहां जिस पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, ऑफेंस उसी पुलिस स्टेशन का है, फिर भी डायरेक्ट FIR लेने से मना करते हैं। आपने फेस किया होगा या फिर क्लाइंट्स के लिए गए, बिल्कुल फेस किया होगा। और ये होता है इसलिए कि कोई भी पुलिस स्टेशन अपने यहाँ एक मंथ की जो FIRs होती है उसका एक नंबर डिफाइन करता है। मतलब कि भाई अगर ज्यादा FIR लॉन्च करेंगे तो क्या दिखेगा, बहुत क्राइम है आपके एरिया में, उनकी रिपोर्ट ऊपर कैसी जाएगी, भैया आपके एरिया में तो क्राइम ही नहीं रुक रहा, आपसे उनके ट्रांसफर होंगे, उनकी नेगेटिव चीजें होंगी। तो कम से कम चीजों को रिपोर्ट किया जाता है। ऑफेंस जितने होते हैं रिपोर्ट थोड़ी होते हैं, कुछ को तो ऐसे ही बस कर देते हैं। सर FIR नहीं होती उन वाले ऑफेंसेस की? बहुत सारे ऑफेंस में से फॉर एग्जांपल की कंप्लेंट लेके उसी में करा दिया, बहुत सारे तो नेगोशिएशन से करा दिया, सेटलमेंट हो गया। लेकिन कई ऑफेंस में FIR होनी बहुत जरूरी होती है। तो उसमें फिर सहारा क्या होता है, फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई 420 किसने मेरे किसी कोई झूठा फॉल्स प्रॉमिस किया, कोई कार बेचनी थी उसको, फ्रॉड कर दिया बेसिकली। हाँ, कार बेची, कार में कोई फॉल्ट है, कोई भी दिक्कत है, उसने
वो क्यों बताया नहीं और पैसे ले ली मुझसे। अब मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन में तो पुलिस स्टेशन की अरे कोर्ट जाओ तो सिविल केस है, बट एक तरह से फ्रॉड भी तो है ये। तो जो फ्रॉड किया है, चीटिंग किया, उसके लिए एफआईआर भी तो होनी चाहिए, लेकिन वो सारी एफआईआर्स को नहीं लिखते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा एफआईआर होंगे दिखेगा रही है तो बहुत सारा क्राइम है इस एरिया में, जिस पुलिस स्टेशन में। तो अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए भी क्राइम को अंडर रिपोर्ट किया। सपोज करो पहले हमने कंप्लेंट करी फिर एफआईआर हुई। अगर कंप्लेंट में मैं फोकस करता हूँ, जब कंप्लेंट कर दो किसी थाने में जाके और आपने सपोज करो अभी 100 नंबर पे कॉल करा, मैंने बहुत सारे सिनेरियो जैसे देखे हैं जिसमें कोई पुलिस कोई महिला है उसने 100 नंबर पे फ़ोन करके बता दी चीज़ें, उसके बाद फिर 10 महीने बाद वही चीज़ सेम होती है, उसके बाद फिर वो जाके पुलिस स्टेशन बोलती है कि मैंने पहले 100 नंबर पे कॉल करा था, तो बोलते हैं आप दिखाओ कंप्लेंट नंबर दिखाओ या फिर रिसीविंग दिखाओ। तो आप ये बताओ जब थाने में जाते हैं कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो उसका रिसीविंग कैसे लेनी होती है? रिसीविंग देखो, जब भी मैं कहता हूँ आप थाने में जा रहे हैं, आप हमेशा कंप्लेंट की एक जेरोक्स करके लेके जाइए। कंप्लेंट आप देंगे तो जेरोक्स पे आपको रिसीट दे देते हैं, उस पुलिस स्टेशन की एक स्टैंप होती है, वो डाल के दे देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, रिसीव्ड लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो कल को दिक्कत है आपके साथ। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्ट में भी जाता हूँ, मैंने कंप्लेंट दी पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने ठीक है हम कच करते करते जाओ बाद में आना, फिर चक्कर लगवा रहे भाई हम कुछ नहीं कर रहे, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते वैसे हो गए, तो जो रिसीट होगी उसके बेसिस पे मैं कोर्ट तो जा सकता हूँ, जा सकते प्रूफ हो। होएगा उसका। हाँ, कि भाई मैंने कंप्लेंट दे रखी है, इस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं है। इसलिए हमेशा एक जो कंप्लेंट लेके जा रहे हैं उसकी एक फोटो कॉपी जरूर करा ले जिस पर आप स्टैंप लेके आए। रिसीविंग नहीं होगी तो प्रूफ कैसे करेंगे? कंप्लेंट मतलब देते कैसे हैं? सीधा पुलिस स्टेशन में जाके वो लिखते हैं कि आपको पेपर पे लिखनी पड़ती है खुद ही? देखो कायदा तो ये कहता है कि आप वहां जाएंगे वो नोट डाउन करेंगे आपकी, ठीक है, जो हमारे कानून में लिखा है। आप जाएंगे, आप वर्बली बताइए, लिखित में दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लिखित में देना है। आप वर्बली बताइए, उनको लिखनी पड़ेगी आपकी कंप्लेंट। लिखता कौन है? लेकिन बहुत कम केसों में लिखा जाता है, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर हो गया या फिर कोई अलग क्राइम हो गया, कोई हीनियस क्राइम हो गया तब। छोटे मोटे क्राइम में तो क्या होता है खुद ही सब कुछ लिख के लेके जाना पड़ता है। उसको देने के बाद आपको रिसीविंग चाहिए हाँ, बेसिकली। उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए। रिसीविंग इसलिए लेंगे अगर हेल्प नहीं करते हैं, जो फर्दर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है रेमेडी से उसको हम अवेल कर सके, प्रूफ दिखा सके, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर जैसे एज ऑफ मई 2024 866 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं इंडिया में, लेकिन फ्रॉड और साइबर क्राइम के लिए कोई भी नहीं है, तो उसके लिए मतलब व्हाट इज़ द फास्टेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर टू गो थ्रू इट? देखो इस चीज को मैं डिस्कस कर रहा था अभी किसी और से भी कि हमारे देश में साइबर क्राइम अभी बहुत पीक पे एकदम। बहुत ज़्यादा मैं होता है। कह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा कोई बचा ही नहीं होगा जो साइबर क्राइम का शिकार नहीं होगा। वो लॉयर शिकार हो रहे हैं, पुलिस खुद शिकार हो रही है, पुलिस की फैमिलीज हो रही है, सब कोई हो रहा है। अब मेरा जो मेरी थिंकिंग है, मैं सोचता हूँ कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने बना सकते हो? एक लिमिट ही तो होगी। इस देश की पॉपुलेशन कितनी है? आप कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको कैटर ही नहीं कर सकते चीजों को। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी, कि जितनी ज्यादा लोगों को बताया जाएगा कि साइबर क्राइम है क्या, होता कैसे है। साइबर क्राइम का जो सबसे मेन चीज है वो लालच। हर साइबर क्राइम, चाहे वो कोई आपको कोई इनाम जितवा रहे हैं या फिर कोई आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सबका एक जो मेन है लालच। जहां आपको लालच दिख रहा है और अपने किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, कोई ओटीपी नहीं देना, ये हमारे घरों के सब लोगों को, स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स है, वो सबके एजुकेटेड नहीं है। पेरेंट्स मेरे तो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको बताया जाए कि जो मोबाइल है आपके पास, इसमें कोई भी जैसे टेक्स्ट मैसेज आता है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। हम कभी टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ते, बिजी रहते हैं, लेकिन वो सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, कई बार क्लिक भी कर देते हैं, ठीक है। तो उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक ठीक है, आप बढ़ा लीजिए, लेकिन जो इसको बढ़ने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बीमारी हुई है तो बीमारी का पहले रोकथाम किया जाएगा ना, कि बीमारी को बढ़ने से कैसे रोका जाए। बहुत सारे हॉस्पिटल खोल के तो नहीं उसका किया जा सकता। कोरोना कोविड आया था अभी, कि हॉस्पिटल कितने खोल लोगे भाई? पॉपुलेशन तो इतनी, आप उसको कभी कैटर नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से साइबर क्राइम में भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम है क्या, कैसे होता है, इसका शिकार आपको कैसे नहीं बनना। जिससे रिजल्ट हुआ है कब वैसे? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो मेरे दोस्त हैं, उनका जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, कंटेंट है, उनका वो बिजनेस बन चुका है, सर्विस दे रहे हैं वो, या फिर जो भी है। अब वो बिना लिंक क्लिक करे या कुछ भी, पता नहीं हैक हो गया है, एंड नाउ फिर उसका बहुत मिसयूज है। जैसे एक जानता था, उसके बहुत अच्छा खासा वेल रेप्यूटेड चैनल था, ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि उसने लिया और डिलीट कर दिया, यूट्यूब से भी रिकवर नहीं हुआ। तो इन केसेस में मतलब एक कॉमन आदमी या फिर एक आम आदमी जिसने क्लिक भी नहीं किया हो किसी लिंक पे, या फिर कुछ ऐसा ऐसे मतलब सीधा मेरे को तो फोन करा था, आपके पापा ने बोला 10,000 रुपये भेज दो। हेलो, हाँ सन्नी बोल रहे हो? अरे 10,000 रुपये भेजना, अभी आपके पापा से बात हुई थी, हमने डैडी से बात हुई थी। सेम सिचुएशन मेरे साथ, मैं कोर्ट की हियरिंग करने जा रहा था, पटेल हाउस कोर्ट। मेरे को कॉल आता है सुबह सुबह, हेलो मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ। कोई शर्मा अंकल, ठीक है भाई, क्या बोल रहे हो बताओ। मेरे पास तो कॉल है तेरे बॉस में, बताओ क्या।
वो आपके पापा के ना 10,000 रुपए थे वो देने थे। तो मेरे पापा के 10,000 आपको देने, मैं कहा ऐसा तो मुझे पता है कि मेरे पापा के सारे फाइनेंसेस मुझे पता क्या कैसे, मैं कहा पॉसिबल नहीं है। मैं कहा ठीक है दो फिर। हाँ कह रहे कि वो फिर एक लिंक आएगा वो आएगा। तो मैं कहा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जहां से बोल रहा हूँ से उठवा भी सकता हूँ, और तुम किसे कॉल कर रहे हो? मैं कहा मैं यही केसेस करता हूँ, तो मुझे ही बेवकूफ बना के आ गए सुबह सुबह। तो उसने तुरंत फिर फोन काटा। मैं कहा एक तो मेरे पापा किसी शर्मा को जानते हैं। ये धमाल का सीन हो गया, घास खाता हुआ घोड़ा। पर अगर पैसे चले भी जाते हैं तो मिलना बहुत डिफिकल्ट है, मैंने देखा है। इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम में जितना जल्दी एक्शन होगा, और हमारे देश में एक्शन कितनी जल्दी होता है आपको पता है। इसको ना बाइक चलाने का बहुत शौक है, मतलब शाम को निकल जाता है बाइक लेके, ये सुबह तो सुबह शाम को सुबह कभी भी निकल जाता है। तो मैंने देखा बहुत टाइम ऐसा होता है कि पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, सीधा जब आप जा रहे होते हो, आपने बाइक रोकी या कार रोक ली, सीधा फिर चाबी निकाल चाबी बिना पूछे निकाले। मेरे जब वो तो नहीं चाबी निकाली निकाल है। लेते हैं तो फिर हम बोलते हैं यार ये तो गलत है। लोगों को बस इतना पता है गलत है, एक्शन क्या लेना है उसके बाद। देखो पहली चीज तो बिल्कुल गलत है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उनके पास अथॉरिटी की चाबी निकाल सकते हैं। उनके पास अथॉरिटी आपके पेपर चेक कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि मतलब ट्रैफिक वाले कर सकते हैं, नॉर्मल पुलिस वाले भी आपके पेपर चेक कर एंड सकते हैं। अगर They मैं have a right to नॉन do that. कंप्लायंट हूँ हाँ, तो समझ हाँ। में आता है कि वो वैसे उस हाँ, टाइप के हाँ। एक्शन लेगी, चाबी अब निकाल अगर चाबी निकाल लेते हो, सबसे पहले तो मैं यार कहता हूँ कि आज के टाइम में सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। अगर आप किसी भी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सर लगा मोबाइल रहता है गोप्रो। है? गोप्रो लगा के रखता हूँ मैं। पहले इसका आप तो GoPro लगा safe रहता है, हो, हाँ। ठीक है, आप तो सेफ हो। फॉर एग्जांपल कोई लेमैन है, उसके मोबाइल तो सबके पास है, आप रिकॉर्ड कर लो आज के टाइम में। उस रिकॉर्डिंग को उसके सीनियर ऑफिशियल को भेज दो, कंप्लेंट रेज कर दो, या फिर तुरंत आप 100 नंबर पे कॉल कर दो। ठीक है, 100 नंबर पे कॉल करोगे कोई तो आएगा, एक कंप्लेंट तो लिखेगा, आपकी रिकॉर्ड बन जाएगा, आपका वीडियो आपके पास है, उसके बेसिस पे कोर्ट मूव कर जाओ या सीनियर ऑफिशियल्स को कर दो। जैसे ही आप वीडियो बनाना शुरू करोगे, ये सब चीजें करोगे, मेरी गारंटी है, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो तुरंत आपको चाबी देगा, कहेगा आप जा सकते। सर मेरे को फ्रॉड के ऊपर ही वापस लाइक वी हैव टू गो बैक ऑन दैट क्वेश्चन। आरबीआई के जैसे मैंडेट्स होते हैं कि अगर आप एक टाइमलाइन के विद इन में आप अगर रिपोर्ट कर दो तो इट कैन हेल्प यू प्रिवेंट दैट लॉस, तो क्या ये भी एक सोल्यूशन होता है? अभी रिसेंटली हुआ था एक किसी का वो क्रेडिट कार्ड वाला फ्रॉड था, और उसने विद इन टाइम जो आप जैसे बोल रहे हो कि बैंक झंझट नहीं लेता है। हाँ 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट किया उसको, एंड बैंक ने कहा भाई आपने ओटीपी शेयर किया, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन बैंक के पास तो थी, वो समय था, बैंक रोक सकती थी उस पर, को बैंक नहीं रोका। ठीक है, फिर उसने कंज्यूमर कोर्ट मूव किया, नीचे की जो कंज्यूमर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाली और स्टेट वाली, उसने उसको नहीं सुना। फिर वो आया सबसे बड़ी कंज्यूमर कोर्ट जो देश है, एनसीडीआरसी। ठीक है, तो एनसीडीआरसी ने फिर उसको कंपनसेशन अवार्ड किया। बैंक बोला तुम्हारी गलती, जो तुम्हारे पास था मौका, टाइम पे उसने रिपोर्ट किया है, तो ये फिर आपकी ड्यूटी बनती थी, आप उसके फ्रॉड के पैसे को तुरंत जहाँ पे होल्ड लगा देते, जहाँ पे है वो उसको वापस रिट्रीव कर लेते। आपके पास थी वो चीज, वो आपने नहीं किया, तो बैंक को फिर लायबल किया, आप पैसे इनको दीजिए, और इसको जो केस का खर्चा ये भी दिया। तो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से थोड़े टाइम पहले एक जजमेंट आई है LGBTQ के ऊपर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दी थी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन नहीं मिलेगी अभी। तो आपका उस पर क्या टेक है? यार देखो, मैंने उस टाइम भी मतलब अपने इंस्टाग्राम के थ्रू बताया था लोगों को, मतलब जब जजमेंट आई थी पूरी बेंच की सबकी। तो इसमें ये क्या है कि जो LGBTQ है, जब बहुत सारी और कम्युनिटीज हैं उनको सेम सेक्स मैरिज का राइट्स, ये देखो आप देंगे भी तो इसके लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें गलत ऐसे इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे चीजें हैं जो आपको साइमल्टेनियसली सोचनी पड़ेंगी। से फॉर एग्जांपल, आप अलाउ करेंगे, डाइवोर्स के लॉज चेंज होंगे, एडॉप्शन के लॉज चेंज होंगे, ठीक है, मेंटेनेंस के लॉज चेंज होंगे, तो ये बहुत सारे लॉज चेंज होंगे। और जो हमारी जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, जो मेन हमारा काम जो मतलब कोर्ट्स बनी है, ठीक है, और लॉ का काम जो लॉ को बनाना है, नया कोई लॉ बनाना है, से फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी में जरूरत है लॉ की, तो ये काम है हमारा लॉ मेकर्स का। लॉ मेकर्स मतलब यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव। तो उसमें जो जजमेंट का वो था, कंक्लूजन ये था कि जो लॉ मेकर्स है वो बैठे इस पे, वो देखें कि कौन कौन से लॉ फिर इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं। डाइवोर्स का हो गया, एडॉप्शन का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स हैं उस चीजों सेम में। सेक्स मैरिज का किसी की सेम सेक्स मैरिज हुई है, उन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, अब मेंटेनेंस देगा कौन, लेगा कौन? ठीक है, उसमें क्या लॉज होंगे? जैसे अगर नॉर्मल एक वुमेन और मैन के बीच में कस्टडी का केस चलता है, तो वुमेन को ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती है कस्टडी के लिए, उसमें किसको मिलेगी? ठीक है, 498 का जो हमारा पहला केस था, जो चेंज हो गया है, दूसरा सेक्शन हो गया, सब चीजें सेम है, तो क्या क्रुएलिटी कौन फाइल कर सकता है? ठीक है, उसमें अगर जो रेप के एलिगेशन होता है कई बार पार्टनर से आपस में, वो कौन लगा सकता है?
तो बहुत सारा वाइड है, मतलब आप समझ रहे हो कि वहां पे अभी करेंगे तो इसको बहुत डिटेल एनालिसिस की जरूरत है, तो वो हमारा काम लॉ मेकर्स का है, तो वो अच्छे से करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर ही होगा फिर कुछ। थोड़े दिन पहले मैं एक रील देखी थी किसी की, तो उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के, आपने शायद देखी होगी वाली रील, हाँ, उसमें बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बहुत पावरफुल होता है, जब धाकड़ आईपीएस होते आते हैं, हैं। कोई भी आता है, मतलब आप देखिए DIG हाँ हाँ, मैंने वो देखिए सर हैं वो पढ़ाते हैं ना, वो यूपीएससी की कोचिंग करते हैं। मैं आपको बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कितने पावरफुल होते हैं? ये देखो, मैं तो कहता हूँ कि एडवोकेट सारे ही पावरफुल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है कि वो आए सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट, वो सालों की उनकी मेहनत भी तो है। और ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट भी उतना पावरफुल है, हाई कोर्ट का भी उतना पावरफुल है। इंडस्ट्रीमेंट किसी लॉयर को नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कि केवल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही पावरफुल है नो डाउट वो, लेकिन सेम वो पावरफुल हाई कोर्ट भी है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लॉयर्स भी है। और मैं कहता हूँ जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स मेहनती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। कोई केस फाइल, मतलब समझ रहे कि बेबी बॉर्न होता है, पूरी फाइल तो बनती है। हाँ, तो केस पैदा ही वहीं होते हैं, वो बच्चा वहीं से बड़ा होके आ रहा है। ऊपर तो बस उसका ये वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि नाम ये करे नाम वो करे, ठीक है, वो तो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है सुप्रीम कोर्ट में। जो सारी मेहनत है वो नीचे है, फाइल किया, उसका रिप्लाई, जब एक केस बनाना होता है उसको कैसे बनाना है, आप समझ रहे हैं कि क्या चीजें डालनी क्या चीजें नहीं डालनी है, जो दूसरी पार्टी हमारी क्या कमियां पकड़ सकती है। फिर उसमें एविडेंस में जो मेन चीज होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो केवल ट्रायल कोर्ट्स में ही होती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत बड़े, अब जितने बड़े केस हो गए, मर्डर का केस हो गया, इवन रेप का केस हो गया, कोई असॉल्ट का केस हो गया, सारे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही होते हैं, ठीक है। तो पावरफुल मेरे हिसाब से सारे हैं। अगर एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को पावरफुल बोलेंगे तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं, सारे ही पावरफुल है, नो डाउट। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एक सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि आपकी फीस वगैरह बहुत होती है, वो फिर लेविशनेस है लाइफ में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो उस टर्म्स में कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से। बाकी वैसे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ सब चीज में सभी पावरफुल होते हैं। सर, लेकिन आपका जैसे बाकी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस रहा है? यार देखो, काम का तो ऐसा है कि मैं पर्सनली क्या था कि ऐसे मैं लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट की बहुत केसेस करता हूँ, हाई कोर्ट के भी करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी करता हूँ। और मैं सबको ये सलाह भी देता हूँ कि इनिशियल जो आपके ईयर्स हैं, 5 6 7 8 साल है, आप सारे कोर्ट में जाइए। एक कोर्ट में लिमिट हो जाएंगे तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ आसान नहीं है। अब आसान क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में से फॉर एग्जांपल एक दिन में 100 मैटर सुने जा रहे हैं, उसे 95 मैटर पहले दिन ही डिसमिस हो जाते हैं, पहले दिन डिसमिस हो जाता है। डिसमिस हो जाते हैं। मेजोरिटीज जो आती है रेगुलर अपील्स नहीं होती है, मेजोरिटीज 99% केस एसएलपी फाइल होती है, स्पेशल पिटिशन, जो आर्टिकल 136 में फाइल होती है, जिसमें हमें दिखाना होता है जो लोअर कोर्ट का जो कोई ऑर्डर है, लोअर कोर्ट शब्द गलत होगा, जो ट्रायल कोर्ट का है, फिर जो उसके बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव है कि उसने क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ के कॉन्ट्ररी है, वो जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉज के कॉन्ट्ररी है, तो उसके अगेंस्ट में फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते हैं हम, और 136 में एसएलपी फाइल करते हैं और एसएलपी लेके आते हैं। और 100 में से 95 एसएलपी भी मैं कम बता रहा हूँ, पहले दिन ही उड़ जाती है। तो बहुत मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपके रेगुलर केसेस कम हैं, भाई महीने 2 महीने में आपके 2 4 केस आए, और कई बार होता है कि बहुत बेंचेस हैं, 16 कोर्ट बैठ रही है हमारी, कुछ कोर्ट्स बहुत सख्त है, तो उसमें जब हम जाते हियरिंग करेंगे ना, पहले बताइए यार आज तो उस बेंच के सामने मैटर लगा है, गया मैटर, पता होता है पहले। उड़ गया मैटर। मतलब पहले से ही होता है कि मैं पता है वो इतने स्ट्रिक्ट है, इतने प्रिपेयर होके आते हैं, वो हम बोल नहीं देते, ठीक है, वो सीधे पूछेंगे इसका क्या है, ठीक है डिसमिस, दैट्स इट, उतनी देर में 5 सेकंड में मैटर डिसमिस हो जाता है। 4 से 5 सेकंड में क्या होता है? 4 से 5 सेकंड क्या ही आर्टिकुलेट करके कितने आप शब्दों में सोचो कि समराइज हमें करोगे? बनाने में कितना टाइम लगा, क्लाइंट से डीलिंग हुई, केस बनाया, केस को फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद केस लिस्टिंग कराने में बड़ी मेहनत है, डिफेक्ट्स की और करे, बार बार चक्कर लगा रजिस्ट्री के, मैटर जैसे जैसे लिस्ट हुआ आप गए 5 सेकंड में मैटर ले। तो सर, हाउ टू मैनिपुलेट दोस बेंचेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइलिंग? और यहाँ पे 4-5 सेकंड की आपने बात बोली कि हम ना कहीं भी जाते हैं, सब उसको कपड़े भी लेता है तो रिफंड पॉलिसी होती है, रिफंड पॉलिसी। तो अगर यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपको टाइम मिला और आपका केस नहीं जीते आप, तो क्लाइंट के पास कोई रिफंड पॉलिसी होती है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे आपको? अगर ऐसी रिफंड पॉलिसी करती तो लॉयर्स तो फिर मतलब उनका तो ब्रेड एंड बटर कमाना मुश्किल हो जाएगा ना फिर तो। यार देखो, हम तो मेहनत करते हैं पूरी, कौन लॉयर चाहता है कि हार गया हूँ केस? भाई जीतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्लाइंट फिर 4 लोगों को बताएगा, 4 और केस आएंगे हमारे पास, तो हारने के लिए तो कोई नहीं जाता।
भाई हम तो पूरी मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो जज के को देखना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो मैं तो क्या करता हूँ, सारे क्लाइंट्स को ज्वाइन करा दिया, तो ऑनलाइन हियरिंग ज्वाइन करा देता हूँ कि भाई ट्रायल कोर्ट में जाए तो साथ लेके जाता हूँ, साथ चलो तुम। वो फिर ये देख लेते सर आपकी पूरी मेहनत थी, आप पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या कर सकते, जज साहब नहीं सुना। तो हम तो पूरी मेहनत करते हैं, रिफंड पॉलिसी अगर हो जाएगी तो बस। इसने लॉ नहीं कर रखी, पर ये चाहता है केस फाइल करना। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। मतलब आप खुद लड़ना चाहते हैं आप अपना केस? हाँ कर सकते हैं। पार्टी इन पर्सन आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर लो, हाई कोर्ट में पार्टी इन पर्सन पूरी प्रोसीडिंग्स है। आप वो ले लो, अपना कारण बताओ क्यों करना चाहते हो, जो भी आपका कारण होगा, ठीक है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई हमारी लीगल एड टीम है, उसको ले लो, उसमें से हम फ्री में आपको दे देंगे, आपकी ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, लेकिन आप कोई और कारण बताएं भाई मुझे खुद ही करना है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करने पे नुकसान क्या है, आप करने जाओ जैसे जैसे आपने मैटर लिस्ट भी करा लिया, अब लॉ की सारी टेक्निकलिटीज आपको तो पता नहीं है, जो इनको पता है, इनका डेली का काम है, इनको पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, काम पे खत्म करना है, क्या चीज बतानी, क्या चीज छुपानी है, ठीक है, जब तक खुद ही कोर्ट ना देख लियो उस चीज को। अब नॉर्मल लेमैन को कैसे पता चलेगा, उधर कोई बढ़िया लॉयर खड़ा है दूसरी साइड, वो तो सेकंडों में उड़ा देगा, और फिर आपका मैटर डिस्मिस हो गया, आप दोबारा तो नहीं आ सकते कि उस टाइम मेरी गलती थी, मैंने खुद लड़ लिया, इस बार लॉयर लेके आया हूं। तो मैं तो एडवाइस ये करता हूँ, आपके जो भी गिला शिकवे हैं लॉयर को बैठ के बता दीजिए, फीस नहीं है तो लीगल एड ले लीजिए, कोर्ट में फ्री लॉयर्स में मिल जाते हैं, आप जाएंगे ले लेंगे, लेकिन खुद तभी लड़ो जब आपको पूरी नॉलेज हो, वरना आप अपना केस खराब कर लोगे, फिर दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट में खाली रिट्स ही फाइल होती है? नहीं, रिट तो एक सेक्शन है, रिट तो है ना, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, आप गए 226 में रिट फाइल करी आपने। इसके अलावा बहुत सारी ओरिजिनल मैटर्स हो गया, ठीक है, अपील, ओरिजिनल अपील, पैसे वाली अपील है भाई, इतने से ऊपर पैसा है इसमें अपील जाएगी, आर्बिट्रेशंस की अपील्स हो गई, नॉर्मल जो हमारी सिविल अपील्स हो गई, क्रिमिनल अपील्स हो गई, कन्विक्शन नीचे सेशंस कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से उसकी अपील हो गई, बहुत सारे मैटर्स हैं। तो सर जैसे जो फ्रेशर्स आ रहे हैं लीगल प्रोफेशन में, उनके लिए क्या क्या वायबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ब्रांच आउट कर सकता है? मतलब फ्रेशर एज इसमें लॉ, लॉ के बाद क्या कर सकते हैं प्रोफेशन में? या देखो लॉ के बाद से जो फेमस जो वो है ऑप्शन, सबको जो पता भी है, सबसे पहला तो लिटिगेशन, जिसको सबसे आखिरी ऑप्शन रखते हैं लोग। अच्छा। कह रहे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं वकालत करूंगा, थोड़ा बहुत कर लूंगा, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जुडिशरी, कि भाई जज की तैयारी करेंगे, जुडिशरी जो हमारी, जो कि बहुत टफ होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से टफ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बैठ के प्रिपरेशन करोगे तो चीजें इतनी कोई लिटिगेशन से आसान है भाई, उसमें सालों तक आपको मेहनत करनी है, तो इसी डर से लोग जुडिशरी निकालते हैं, उनको पता है कि 6-7 साल लग जाएंगे, 7-8 साल लग जाएंगे, ये सब चीजें होंगी, तो वो कहते हैं फिर मैं तो पहले 2 साल बैठ के मेहनत कर लेता हूँ, कोचिंग कर लेता हूँ, मैं जुडिशरी निकाल के अपना फ्यूचर सिक्योर करता हूँ। 2 मोटिवेशन होते हैं, एक अचीवमेंट की, एक फेयर की। उसके बाद हो गए हमारे गवर्नमेंट जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, पीपी हो गए हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ट्रायल कोर्ट्स में उसका आपने एग्जाम दिया, उसमें लिमिटेड प्रैक्टिस होती है, 3 साल की प्रैक्टिस हो गई आपकी, आपने पीपी का एग्जाम है वो दिया, अलग अलग स्टेट के सबके निकलते हैं, और आपने क्लियर किया, आपका इंटरव्यू आप हो गए, फिर आप गवर्नमेंट वकील बन गए। गवर्नमेंट वकील कौन से केस देखता है, जो हमारे क्रिमिनल केसेस, क्योंकि सिविल में तो दोनों के वकील होते हैं, जितने भी क्रिमिनल स्टेट के केस है, देखो कोई भी जो क्राइम होता है इस देश में, से फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर हो गया तो ये तो है नहीं कि मर्डर में अगर मैंने सपोज करो आपने मेरे किसी जानने वाले को मार दिया, मेरे परिवार में, मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो वो केस वहां खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर क्राइम होता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट, आपने क्राइम किया है स्टेट के अगेंस्ट में, देश के अगेंस्ट में क्राइम किया है, तो इसलिए आपने केसों का नाम भी सुना होगा कि स्टेट वर्सेस सोहनलाल, स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम, तो स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम करते हैं, तो स्टेट के वकील होते हैं, वो सरकारी वकील होते हैं, वो सारे जितने केसेस होते हैं वही देखते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं जी। और इसके अलावा फिर और ऑप्शन हो गया एकेडमिक्स में, आपने एलएलबी के बाद एलएलएम कर ली, एलएलएम में आपने क्या किया कि अपनी एलएलएम क्लियर करके फिर एक नेट का एग्जाम होता है, क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन लिया और आपने इंटरव्यू दिया, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, फिर आप परमानेंट हो गए, पढ़ाना शुरू कर दिया लॉ कॉलेजेस में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पीएसयूज में जॉब निकलती है लॉयर्स के लिए, उसमें एक मिनिमम परसेंटेज को डिफाइन कर देता है, इतनी परसेंटेज हुई आपकी, हमारे बहुत सारे जो पीएसयूज है गवर्नमेंट के, ओएनजीसी हो गया, बहुत सारे बैंक में आपकी लॉ ऑफिसर की पोस्ट भी होती है, पीएसयूज लॉ ऑफिसर्स, तो वो भी आपका वो एक सेफ ऑप्शन है, मतलब 70-80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये आ रहे हैं हमारे फिक्स,
अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में, compliances करने हैं और ठीक है। कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो हाँ, आप। कॉर्पोरेट तो खुला ही है आपके लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट में आपको आपने कॉमर्स थोड़ा आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। कॉर्पोरेट में मतलब पैसा है अच्छा खासा, नो डाउट, ठीक है, मेहनत भी है उसमें, लेकिन अकाउंट्स की फिर भी नॉलेज होनी हाँ, और चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर्स को लोग लॉयर ट्रीट नहीं बोलते, उनको बोलते हैं हम उनको लॉयर नहीं जैसे मानेंगे। डेंटिस्ट को डॉक्टर बोलते हैं लोग। कहते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर्स को लॉयर्स नहीं बोलेंगे, कोर्ट नहीं जाते। लॉयर्स हम उसको ही बोलेंगे जो एडवोकेट है, जो कोर्ट जाते हैं। फिर आखिरी है जो मैंने किया, लिटिगेशन। वो मेहनत वाला काम है, आपको सुबह से शाम तक लगना पड़ेगा। और एक ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको Work life balance का? क्वेश्चन ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस का तो बाद में, कि कितने साल में आपकी प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने साल में मैं मतलब हो जाऊंगा सेटल इंडिपेंडेंट इस मतलब प्रोफेशन में। अब मैं केस हाँ, खुद के लड़ सकता हाँ, हूँ। खुद के लड़ सकता हूँ। तो इसका कोई लोग बोलते नहीं, पहले 10 साल बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 8 साल मेहनत करनी, लोग पहले डर जाते हैं। आते ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 95% जनता एलएलबी के बाद गायब हो जाती है, आती ही नहीं है इस फील्ड में। इसका आंसर आज के टाइम में वो ये होगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे बताता रहता हूँ कि 2 चीजें हैं, पहला आपको काम आना चाहिए, दूसरा आपको काम आना चाहिए। समझ रहे? काम आपको करना आना चाहिए, दूसरा काम आपके पास आना चाहिए। तो पहला काम है आपको काम करना आना चाहिए। तो काम करना कैसा आएगा? सीनियर के साथ सीखना पड़ेगा। इंटर्नशिप वो आपके ऊपर, आप 10 साल में सीखो, 2 साल में सीखो, या 1 साल में सीखो। आप दिन में 4 घंटे दे रहे हो, आप दिन में 10 घंटे देने लगो, आप 1 साल में सीख लो। फाइलिंग हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, आर्गुमेंट्स हो गए, मेहनत कर लो, जल्दी सीख जाओगे। जल्दी सीख जाओ, काम आना शुरू होगा, अच्छा रिजल्ट दो क्लाइंट को, हो गई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट आपकी। तो सर आपका भी फर्स्ट ऑप्शन मतलब जुडिशरी था या फिर ये लिटिगेशन लास्ट? मेजोरिटी उस क्लास में था, 95%। मैं कंफ्यूज था। मैं तो लॉ एलएलबी जब कर रहा था तब भी कंफ्यूज था कि कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कभी सर्टेन नहीं था कि लिटिगेशन करनी क्या करनी है, लेकिन एक चीज थी कि मैंने सोचा जब भी आऊँ पूरे मन के साथ आऊँ। मैंने लॉ करने के बाद फिर थोड़ा सा गैप भी लिया, मतलब मैं कुछ सोच रहा था, कुछ और कर रहा था। बस ये था कि जब भी आऊंगा पूरे मन के साथ आऊंगा, अधूरे मन के साथ नहीं आऊंगा। और अब मुझे पता है कि ये इसमें डामाडोल हो जाएगी चीजें। तो जब आया पूरे मन के साथ आया, पूरी मेहनत करी सुबह से लेकर शाम तक, अब भी कर रहे हैं, फिर रिजल्ट मिल जाता है। फिर तो मेहनत करोगे तो हो जाता है, तो वो चीज। पर टॉप एडवोकेट्स की इनकम कितनी होती है? क्योंकि मैंने एक रील देखी है, उसमें बोलता है कि दिन के 1 करोड़ रुपए। तो उसमें सच कितना है वो बताओ आप। हियरिंग के या फिर एक मतलब कोर्ट हियरिंग के हो गए पता नहीं 20-30 लाख रुपए ऐसे हो यार गए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें लोग कहते हैं लॉयर्स की 1 करोड़ रुपए इनकम है। मैं लॉयर्स की मैं आपको बताऊंगा तो 2 करोड़ भी एक दिन की। सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहुत सारे लॉयर्स है दिन के 2 करोड़ भी कमा रहे होंगे। लेकिन उससे आप पूरी लॉयर सारी कम्युनिटी को थोड़ी जज कर लोगे। बहुत सारे लॉयर्स जिसको 500 रुपये नहीं कमा पा रहे, तो बहुत चंद है। हाँ है, नो डाउट है, ठीक है, वो है, वो फ्यू है, वो बहुत क्रीम से भी क्रीम है ऊपर, जो एक दिन के करोड़ रुपए भी कमा रही है, बिल्कुल कमा रही है। वो दिन में 10-10, 12-12 केस में अपेयर हो रहे हैं, एक केस की उनकी 10 से 15 लाख रुपए फीस है। तो आप ही कैलकुलेट कर लो। लेकिन सर मतलब हाउ इज इट वो वाली कॉस्ट जस्टिफाइड कंपेयर टू बाकी के एडवोकेट्स या कुछ? यार देखो, जस्टिफिकेशन ऐसा मैं बताता हूँ कि जस्टिफाई तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनकी खुद की पर्सनल वो होती है। और कई बार मैं कहता हूँ फिर वो गलत भी नहीं कर रहे हैं। उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, कोई गरीब तो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत रिच लोग होते हैं, उनकी कैपेसिटी है देने की, उनकी कैपेसिटी है भाई। वो कोई करोड़पति मैटर ही आदमी है, 500 करोड़ का है अगर। हाँ सपोज करो 1000 करोड़ का आदमी है, शाहरुख खान हो गए, हमारे सबसे बड़े लॉयर्स गए थे वहाँ पे, मुकुल रोहतगी साहब गए थे उसमें। अब उन्होंने दी, उनको जो भी फीस देगी अच्छी खासी दी होगी। वो खुद है ना भाई पैसे वाले, तभी तो दे रहा है, हर कोई थोड़ी दे सकता है। तो और फिर जो वो है ना, वो उस ओहदे पे पहुंचे, उनको नॉलेज है। आप कभी सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन हियरिंग कभी ज्वाइन कीजिए, कभी जाओगे देखोगे, आप उनके पास जाओ, 5 मिनट पहले फाइल दे दो उनको, 10 मिनट पहले फाइल दे दो, सर ये ऐसा ऐसा, ठीक है ठीक है हो गया, चलो चल रहे। वो उसी पे के घंटे आर्गुमेंट्स कर देंगे। सोचो आपने 10 मिनट अपनी चीज बताई, वो 1 घंटे आर्गुमेंट्स अंदर कर लिए। तो 1 घंटे उसने वो 1 घंटे जो पिछले 35 साल की मेहनत है ना, वो है एक्सपीरियंस एक्यूमुलेटेड इतने सालों वो में। फिर हाँ वो जी। कहते भाई मेरी 35 साल की, मैं 10 लाख रुपए एक हियरिंग के आपसे ही नहीं मांग रहा हूँ 10 मिनट के, ये मेरे 35 साल के पैसे। सही बात है सर। तो जस्टिफाई फिर करते हैं उसको और रिजल्ट देते हैं। फिर वो भाई 500 करोड़ वाले आदमी को अगर 20 लाख रुपए उसने केस में खर्च करे, केस में जीत गया, उसके लिए क्या है फिर? तो मेरे को 498A के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछना था। जब 498A के केसेस होते हैं तो उसके अंदर जो लड़की होती है ना, वो लड़के को फंसाती है, उसके साथ उसके घर वाले को फंसाती है। कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे वो जो उसकी लड़के की बहन होती है, उसका लेना देना भी नहीं होता, वो अपने मैट्रिमोनियल होम में होती है, उसके बाद उसको ही बुला लिया जाता है। तो एक लड़की, एक खाली लड़की इतने सारे फैमिली मेंबर्स को कैसे फंसा रही है? यार देखो उसमें क्या होता है कि 498 में जितने भी इन-लॉज होते हैं सब घेरे में आ जाते हैं, चाहे हस्बैंड का भाई हो, हस्बैंड की बहन हो, या फिर हस्बैंड के पिता हो, या हस्बैंड की माता हो, कोई भी हो,
सब घेरे में आ जाता है। लेकिन ओवर द टाइम अब बहुत सारी जजमेंट ऐसी आ गई हैं, जैसे अरनेश कुमार की जजमेंट हो गई, जिसमें बोला पहले तो अरेस्ट कर लेते थे भाई, पूरी की पूरी फैमिली लॉकअप में, 498 FIR हुई, अगले दिन पूरी की पूरी फैमिली लॉकअप में। अब ये हो गया है कि भाई आप पहले 41A का नोटिस इशू करोगे, आप उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओगे, और 498 की FIR डायरेक्ट नहीं होती है, आपको पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाना होता है, वहां पे महीने की वो चलती है काउंसलिंग, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, आपस में बात होती है, अब भाई आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या दिक्कत है, दोनों की दिक्कतें सुनी जाती है, बहुत कोशिश की जाती है कि वहीं से मैटर सॉल्व हो जाए, किसी की दिक्कत ना हो। भाई अगर नहीं भी रहना चाह रहे हो आपस में, भाई तुम्हारी क्या डिमांड है, भाई तुम्हारा इतना जो डॉरी दिया था, इतना 10-15 लाख रुपए लो, अपना सेटल करो, सब चीजें करो, और केस मत करो, सेटलमेंट करो, तलाक ले लो, म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो जाओ, ठीक है। तो अब 5-6 महीने वहां पे रुका रहता है केस, और बहुत सारे वहां सेटलमेंट हो भी जाते हैं। वहां के बाद अगर कुछ नहीं होते तो फिर FIR होती है, FIR के बाद ऐसा नहीं अरेस्ट कर लेंगे, IO सबको नोटिस करेगा, 41A का नोटिस भेजेगा, 41 नोटिस के बाद फिर IO देखेगा। बहुत सारे IOs क्या करते हैं कि देखते हैं जब लड़की अलग रह रही है तो फिर इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। वैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी हुई है 2020 में, मेरी बहन की शादी हुई 2017 में, वो 2017 से पहले अलग रह रही है ना, उसका नाम डाल दिया जस्ट बिकॉज किसी पर्सनल दुश्मनी में, कुछ दिक्कत में, गुस्से में, ये थोड़ी उसको एक्यूज बना दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाता है, नाम हटा दिया जाता है। अगर नाम भी नहीं हटाते हैं तो फिर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल होती है, जब चार्जशीट फाइल हुई, बेल बॉन्ड फर्निश हो गए, उसके बाद एक हमारी स्टेज आती है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो उस पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। भाई डिस्चार्ज के ग्राउंड बता देते हैं कि ये सारे ग्राउंड्स है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी बहुत अलग होती है, उन रिलेटिव्स की खासकर होती है जिनका कोई रोल नहीं है मैट्रिमोनियल हाउस में, मुझे रह ही नहीं रहे, ठीक है। सिस्टर इन लॉ सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होती है, कुछ नहीं डिस्चार्ज होती है तो क्वेश्चन के लिए चली जाती है। तो अब पहले से बहुत चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन ये 498 का शोषण है तो और बढ़ गया है, शोषण तो बढ़े, मतलब रिपोर्ट्स अब बहुत ज्यादा होती है। भाई छोटी से छोटी दिक्कत हुई 498A, कोई भी आपस में, मतलब सपोज करो 10 दिन की शादी के बाद FIR हो जाती। जो मेन चीज ना, मैं आजकल एक सीरीज देख रहा हूँ, उसका नाम है बैड बॉय बिलियनर, वो नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स पे ना उसमें विजय माल्या जो होते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो भाग जाते हैं UK, फिर नीरव मोदी स्कैम करते हैं, फिर वो भाग जाते हैं UK। फिर मैंने मूवी चलाई है, कल मूवी देख रहा था, संजू मूवी, उसके अंदर संजय दत्त को कहा जाता है, उनके लॉयर आते हैं उनके संजय दत्त के, वो बोलते हैं कि आप मॉरिशस भाग जाओ। तो जितने भी लोगों पे एलिगेशंस हैं वो UK और मॉरिशस ही भाग रहे हैं। देखो ऐसा है कि इसमें जो हमारे लॉज हैं, लॉज का सबसे एक डेफिनेशन होती है, एक होता है एरिया किस केस में लॉ अप्लाई हो रहा है, तो उसमें आता है इंडियन टेरिटरी लॉ, तो इंडिया में अप्लाई हो रहे हैं, जुरिसडिक्शन हमारी जो इंडिया में ही हो रही है। इंडिया के बाहर आप अपने क्रिमिनल लॉज को थोड़ी अप्लाई कर दोगे, पुराने IPC को या फिर अब BNS को, तो वो तो उसका उनका देश है, आपको उनसे रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है। तो उसमें फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो जिस देश से साइन हो रखी हमारी वो ट्रीटी, उस देश फिर ऑब्लिगेशन है कि हमारा अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसके ऊपर आरोप है, कोई भी फ्रॉड का, कोई भी क्राइम का, तो उसको फिर वो वापस भेज देते हैं। अगर हमने ट्रीटी साइन करी होगी तो उन कंट्रीज के साथ, इन देशों ने ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है, तो इसलिए लोग बड़ा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को वहां पे, कि वहां पे चले गए तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां पे थोड़े रोजगार लोगों को दे देते हैं। वो गवर्नमेंट क्या देखती है, भाई हो सकता है उसके लिए क्रिमिनल हो ये बंदा, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा बंदा हो गया ना, इसने तो बिजनेस सेटअप कर दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, मेरी तो GDP में वो कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं क्यों दूं इसे वापस। अनलेस एंड अनटिल वो ट्रीटी अगर साइन नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उनका डिस्क्रिशन है, उनका ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर विजय माल्या का जब केस हुआ था तो उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि अगर सपोज हमारे यहाँ पे लंदन में आए तो ये हमारी लैंड पे है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका केस होगा ना यहीं पे डील करेंगे। ये सब क्यों होता है? और वो डिमांड भी करते हैं कि मेरा केस वहीं चला जाए। कारण है इंडिया की, एक तो मैंने देखा था कि इंडिया की जेल में भी रिफॉर्म करने की बात हुई थी, कि जो बहुत ये बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो करते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, सब बहुत बड़ा बड़ा क्राइम कर दिया, तो वो कहते हैं कि यार ठीक है मैं ट्रायल करा लेते हैं, मैंने कुछ क्राइम किया, मैं आपको प्रूव कर दिया, तो कुछ दिन जेल तो जाना पड़ता है सबको। अब जेल की हालत आप सबको पता है, कहते हैं यार जेल तो पहले ठीक बना लो, लेकिन बाहर की जो जेल है, जेल भी आप समझते हो यहाँ की 3 स्टार होटल जैसी है, प्रॉपर है, सब चीजें, एयर कंडीशनिंग है, सब ओके है, तो कहते हैं बढ़िया वहीं केस चलता रहे, कुछ दिन जेल भी जाना पड़ेगा तो ऐसा लगेगा होटल में काट रहे जिंदगी कुछ दिन। तो यहाँ की जेलों से भी डरते हैं ना लोग, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। एक दिन जेल जाएगा उसकी पूरी जिंदगी का असर रहता है उसके ऊपर। बहुत सारे जो फॉल्सली एक्यूज लोग होते हैं, जिन्हें झूठा केस है, उनको जेल जाना पड़ता है, उनकी रूह कांप जाती है अंदर जाके। क्योंकि मैं तो कई बार क्लाइंट मीटिंग करने जाता हूँ, वकालतनामा साइन कराने जाता हूँ, बहुत बुरे हाल है भाई जेल। आपको लगता है जेल के अंदर सेटिंग होती है?
भाई इस पे मैं कोई आंसर देने वाला इंसान नहीं हूँ। वो तो वो बता पाएगा जो जेल हो गया है। मेरा काम है वहीं मिलके मैं बाहर आ जाता हूँ, अंदर नहीं रहता मतलब हूँ क्या उनके साथ। एक्सपीरियंस होता है तिहाड़ जेल का? भाई जो मैंने क्लाइंट से सुना है बहुत बुरा होता है। एक दिन भी ऐसा होता है कि उन पूरी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल देता है। चाहे बहुत ही छोटा सा क्राइम किया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि कैसा भी क्राइम हो, एक दिन क्या होता है, एक दिन तो आप कहीं भी काट लोगे, सो के काट लोगे। एक दिन भी अंदर का ऐसा कि पूरी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल देगा। मतलब वहाँ पे ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट की? कोई भी आप अपने केस के रिगार्डिंग कुछ बताओ। एनोनिमस कुछ भी। मेरे को लगता है वो आप नहीं करना चाहते तिहाड़ जेल की स्टोरी शेयर। अरे हमारे पास केस आया था। केस उसमें क्या था कि शादी हुई, लड़की नॉर्थ ईस्ट, लड़का हमारा गुजरात साइड का, ठीक है। और शादी करके लव मैरिज थी, सोशल मीडिया साइट से मिले, वहाँ जाकर रहने लगे, सब चीज़ें ठीक थी। कुछ दिन के बाद डिस्प्यूट अराइज हुए। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद क्या हुआ कि एक बच्चा भी था उनका, तो लड़की को फिर घर से बाहर निकाल दिया। उसको फिर जाना था, भाई वो गई नॉर्थ ईस्ट इतना दूर, बच्चे को नहीं दिया। उसने वहाँ जाके केस फाइल किया, केस जाके कस्टडी ऑर्डर लिया वहाँ से कि बच्ची की कस्टडी का ऑर्डर लेके आई। ये आई तो उसका हस्बैंड भाग गया। हाँ, हस्बैंड भाग गया बच्चे को लेके, फिर उसने हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, अब वो है तो वो अपनी हेबियस कॉर्पस में खुद ही फंस गई, मतलब इन द सेंस की, मतलब हेबियस कॉर्पस डाली ये कि बच्चा की कस्टडी मुझे मिल जाए, मेरे पास ऑर्डर है। उन्हीं के अगेंस्ट में ऑर्डर्स पास हो गए कि तुम अब गुजरात छोड़ के नहीं जाओ। और वो वहां पे 4-5 महीने फंसी रही, होटल्स में रह रही हैं, क्योंकि पति के आसपास रहेंगी तो सेफ नहीं है, तो पैसे नहीं है, बड़ी दिक्कत है। फिर किसी के थ्रू मेरे पास है, उन्होंने स्टोरी बताई ये सब चीजें, तो कह रहे मेरे पास पैसे, में कोई दिक्कत नहीं, करते हैं आपका केस। फिर उनका रातों रात बैठे हम सब ने, मेरी टीम ने, सबने बैठ के केस बनाया। पहले तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया, जो बहुत गलत ऑर्डर पास हो गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और जब वो पिटीशन की लिस्ट हुई तो जब ऑनरेबल जज थे वो भी बड़े गुस्से थे, भी कैसा ऑर्डर पास कर रखा है ये। तो उसको फिर वो बेचारी वहां से 6 महीने से फंसी हुई थी, उसको फिर सबसे पहले तो स्टे दिलवाया इस ऑर्डर का, जो नीचे का ऑर्डर था, उसको अलाउ किया कि वो अपने बच्चे को लेके जा सकती है। बच्चा उसी को दे दिया था, लेकिन उसको बोलते छोड़ के नहीं जाएगी, और बच्चे को ये बोल दिया था कि विजिटेशन राइट्स उसके पति को दे दिए थे, ठीक है। अब आप ये सोचो कि कोई ऐसा इंसान है किसी दूसरे स्टेट का, बहुत दूर से, उसका कोई ना दोस्त है, कोई फैमिली नहीं है, कोई जॉब नहीं है, किसी ऐसी स्टेट में जहां पे अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं, फंस गई है अपने बच्चे के साथ, और ऐसे ऑर्डर इम्पोज कर दिए कि वो कानून के द्वारा ही फंस गई है, जा ही नहीं सकते छोड़ हाँ। के और फिर तो बहुत बड़ी सिचुएशन थी, मतलब तो फिर निकाला, स्टे हुआ, वो बड़ी खुश हुई, फिर बच्चे को लेके गई अपना स्टेट। फिर उनके जो बाकी केस था, कंटेम्प्ट भी था उनके ऊपर चल रहा था, क्योंकि एक बार वो बहुत भाई परेशान हो गई थी, चली गई थी बीच में बच्चे को लेके। भाई खाने को खाना नहीं है, पैसे नहीं, रहने के लिए क्या करेगी? ओके भाई, इंसान तो जेल जाने का डर तो तब उसमें रहेगा ना जिसके अंदर जिंदा भी रहने के जिसके चांसेस हो, ठीक है। तो कंटेम्प्ट लग गया, उसको वहीं से अरेस्ट करके बुलाया गया था, तो वो भी रोक लगवाई। फिर 1-2 केस थे जो उन्होंने वहाँ केस फाइल किया था ना आपका नॉर्थ ईस्ट में, उसको ट्रांसफर कराने का, तो वो भी मैंने फिर उनका डिसमिस कराया। कुल मिला के आज सिचुएशन ठीक है, सब चीजों के। और ऐसे तो बहुत सारे केस हैं, क्योंकि वकीलों के पास कोई खुशी से तो आता नहीं, हर कोई दुख में ही होते हैं तभी आते हैं। मैं देखता हूँ काफी बार ना बच्चे पार्क वगैरह में घूम रहे होते हैं, तो एकदम से बच्चे, जैसे ये बहुत घूमता था बचपन में, ये बहुत देखता है ये चीजें बहुत देखता है, आपने देखा है? तो लड़का लड़की जो बच्चे हैं वो पार्क में घूम रहे हैं, और पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा से बात कराओ। अगर सपोज करो, चलो ये तो पार्क का सिनेरियो हो गया, अपनी कहानी बता किसी दिन होटल में चले गए कुछ बच्चे, वहां पे उन्होंने आधार कार्ड दिया, अपनी एंट्री कर दी, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, फिर दोबारा जब रेड पड़ती है तो बोलते हैं कि सीधा मम्मी पापा से बात कराओ। तो मम्मी पापा से पुलिस वाले बात कराने के लिए बोल सकते हैं? अगर वो लोग मेजर हैं तो उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने रिसेंटली बताया था कि कंसेंट है। भाई मैं अगर मेजर हो गया हूँ, मेरे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 को कहता है कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन करूँ, मेरी मर्जी है, मैं मेजर हो गया हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को कोई कैसे कंपल्सन ऊपर डाल सकता है, कैसे फोर्स कर सकता है कि भाई अपने माँ बाप से बात कराओ? क्या नहीं कर सकता कोई भी? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। अगर वो कर रहे हैं तब भी फोर्स कर रहे हैं तो क्या कहें? भाई उसमें तो फिर सिंपल सी चीज है, मैं जो रेमेडी सबको बताता हूँ, कहता हूँ तुरंत आप भी पुलिस को कॉल करो ना। ये थोड़ी कि ये जो पुलिस काम कर रही है ये सारी पुलिस को रिप्रेजेंट करके काम कर रही है। आप रिपोर्ट कर दो उनके बारे में, उनका बैच देखो क्या नाम है, कि इस नाम से पुलिस वाले हमारे पास आए हैं और ऐसे ऐसे परेशान कर, हम मेजर है दोनों, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमारा राइट है। आप ये हमारे फोर्स करेंगे माँ बाप से बात करो, नहीं कराना चाहते माँ बाप से बात, मेरी मर्जी है, मैं आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज जो बताना चाहूंगा, शेडी होटल में मत जाया करो। शेडी होता है ना, एकदम शेडी टाइप से होटल्स होते हैं ये रेडें वहीं पड़ती हैं सारी
ठीक है, जो रेडें सारी वहीं पड़ती हैं, क्योंकि ना तो उनके पास परमिट होता है होटल चलाने का, बहुत सारी चीजें होती है, कंप्लाइंसेस पूरे नहीं होते, जैसे ले दे के होटल चला रहे होता है, तो वहाँ रेड पड़ना फ्रीक्वेंट होता है, रेड वहां जाओगे तो रेड पड़नी है फिर। कहीं वो बंदे होटल वाले बुला रहे हो। आज हाउसफुल है, आज हाउसफुल है। भाई कई बार बुलाते हैं, वो बुला लेते हैं, भाई ठीक है। सर जैसे यंगर कपल्स ऐसे भागते हैं और उसके बाद फिर जो चार्ज लगता है किडनैपिंग का, वो बॉय के ऊपर लगता है। वो उस चीज में लगता है कि जहाँ पे आप माइनर को लेके जा रहे हो। मैं सबसे कहता हूँ अगर दोनों माइनर है तो भी नहीं, दोनों माइनर है तो देखो उसमें फिर चीजें वो जो अगर दूसरा भी लड़का भी माइनर है, किडनैपिंग तो हमेशा लड़के के ऊपर ही लगती है। तो वही पूछ रहा हूँ कि दोनों जो माइनर अगर होते हैं। माइनर है तो फिर जुवेनाइल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। जुवेनाइल के फिर काफी वो है, कम उसमें पनिशमेंट है, मैक्सिमम मैक्स भी 3 साल की होती है, तो उसमें फिर बहुत सेफ हो जाता है। लेकिन जब लड़का मेजर है और लड़की माइनर है, बहुत फ्रीक्वेंट केसेस आज के टाइम में आपको बता रहा हूँ ये। प्यार हुआ, मैं कहता हूँ प्यार करो, ठीक है, प्यार करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्यार थोड़ा आँख खोल के करो। आधार कार्ड देख लो पहले प्यार करने से पहले, कि लड़की माइनर ना हो। लड़की माइनर होती है, प्यार अपनी चरम सीमा पर होता है कि जान दे देंगे, नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो भाग जाते हैं। बात भाई लड़की की कंसेंट थोड़ी चलेगी, अगर लड़की माइनर है उसके पेरेंट्स की कंसेंट चलेगी। वो डालते हैं फिर सीधा किडनैपिंग का, सब चीजों का केस, नहीं मिलते तो हैबेस कॉर्पस में आ जाते हैं। और फिर बाद में वो लड़का, तो अगर लड़की ने, फिर दिक्कत क्या होती है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर कई बार जब चाहे अपनी मर्जी से लड़की गई है, पेरेंट्स के साथ आई, पेरेंट्स ने मैनिपुलेट किया, कोर्ट में अपोजिट बयान दे दिए, फोर्सफुली लेके गया है। अब मैं कह रहा हूँ प्रूव कर लो, आप प्रूव करने में आपको सालों निकल जाएंगे ना। 5 से 7 साल की अपनी मर्जी से आई है, मैसेज किया था, तब तक तो जेल गया है ना, वो जिंदगी तो खराब हो गई ना उसकी। तो उस सिचुएशन में भाई क्या है कि एक तो आँख खोल के आधार कार्ड देख के प्यार करो, और माइनर है तो ना, बिल्कुल कभी नहीं जाना है साथ। एंड सर अगर ये एकदम चेंज कर दिया केस, अगर लड़की मेजर और लड़का माइनर है फिर? लेकिन लड़के की कोई फिक्र कौन करता है आज के टाइम में? लड़का भाग गया जाए। लड़के की कौन फिक्र करता है कि चला गया, ठीक है, खर्चा बचा दिया इसने हमारा। जब शादी होती है तो पत्नी कभी कभार क्या होती है, जब नई नई शादी होती है तो घर छोड़ के चली जाती है मायके में, तो पति के पास आरसीआर डालने का ऑप्शन होता है। ये सब समझाऊंगा। आरसीआर क्या होता है ये बता दो पहले। आज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है, सेक्शन 9 होता है एचएमए का। वही कहता है कि सी फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टनर, इधर हस्बैंड और वाइफ कोई भी है, कि बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी उचित कारण के अलग जाके रह रहे हैं, ठीक है, मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया है, तो उसमें ईदर पार्टी, इधर हस्बैंड और वाइफ, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में, कि भाई ये बिना किसी उचित कारण के मैट्रिमोनियल हाउस को अबेंडन कर दिया, आप इनको बोलिए आप ये वापस आए। कोर्ट फिर उसको इशू करती है, उस बोलती क्यों नहीं आ रहे हो, पूछती है। कई बार बहुत मेजोरिटी केसेस हस्बैंड के फेवर में भी आ जाता है फैसला, फिर भी वाइफ नहीं आती है। तो आज के टाइम में क्या हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस पहले काफी अच्छी चीज थी, आज के टाइम मेरे को लगता है कि ये एक तरीके से कमजोरी शो कर देती है आपकी। वो पूरा लड़ झगड़ के सब चीजें करके गई है, पूरा ऊपर नीचे तहस नहस सब चीजें करके गई है, आप फिर कोर्ट्स के सामने जाके हाथ जोड़ के कह रहे हो वापस बुला दो। तो उस चीज में जो मैं भी सजेस्ट करता हूँ, अगर शादी आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब कोई चांस ही नहीं है उसमें, तो हम भी हमारे पास आते हैं थोड़ी घर तोड़वा देते हैं, वकील कभी घर नहीं तोड़वाता भाई। ये तो शादी ऑलरेडी टूटी हुई होती है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं चीजों को क्या कर सकते हैं हम। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ किसी का घर ना टूटे, लेकिन जब शादी एकदम चकनाचूर हो चुकी है, उसका कुछ रहा ही नहीं है, तो हम सजेस्ट करते हैं उसमें टाइम वेस्ट मत करो, सीधा डाइवोर्स डालो। लड़कियों के पास काफी राइट्स हैं, लड़कियों के पास ही राइट्स हैं। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ एनबीडब्ल्यू की, नॉन बेलेबल वारंट। किसी के अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू इशू हो गए, अब उनको कोर्ट बुलाया जा रहा है, तो एक बार कोर्ट बुलाया, 2 बार बुलाया, पीओ कर देते हैं, फिर प्रोक्लेम ऑफेंडर। उस पर्सन को जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हुए हैं, उसको कोर्ट में जाके खड़ा होना चाहिए जब एनबीडब्ल्यू हो गए हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि नॉन बेलेबल वारंट्स की आप बात करते हो, एनबीडब्ल्यू, और उससे पहले होते हैं बीडब्ल्यू, बेलेबल वारंट्स। डायरेक्टली नॉन बेलेबल वारंट किसी केस में नहीं होते हैं, कोर्ट को पूरा प्रोसेस, पहले कोर्ट समन करती है आपको। समन मतलब हमने आपको समन किया हो, कोर्ट आ जाओ, ठीक है, आप नहीं गए, समन का पालन किया, फिर आपके बेलेबल वारंट इशू करती है। भाई बेलेबल वारंट मतलब पुलिस वाला आपके पास जाएगा, बॉन्ड भरवा लेगा कि 25,000 का बॉन्ड भरवा लिया, बस ऐसी 25, अगर नहीं आए तो 25,000 का आपको फाइन देना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है उसमें पुलिस वाला आपको अरेस्ट करेगा। हाँ, बेलेबल वारंट में अरेस्ट नहीं होता है। बेलेबल वारंट में केवल बॉन्ड भरवा लेते हैं और आपको से प्रॉमिस लेते हैं, आप प्रॉमिस करते हो कि जो डेट बताइए मैं कोर्ट में आऊंगा, पेश हो जाऊंगा। अगर आप बेलेबल वारंट का पालन नहीं करते हैं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है आपके। नॉन बेलेबल वारंट्स में पुलिस के पास पूरी पावर है अरेस्ट करने की, वो अरेस्ट करके सीधा उसको प्रोड्यूस कर देती है कोर्ट के सामने। अगर किसी के अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल वारंट्स हो गए हैं
और कई बार जानकारी नहीं होती लोगों को, हो जाते हैं उस पते पर नहीं थे, आ रहे थे, कुछ हो गया, नहीं जानकारी थी, तो उस सिचुएशन में आप किसी फिर लॉयर से बात कीजिए, एक कैंसिलेशन ऑफ नॉन अवेलेबल वारंट आप लगवाइए, कैंसिलेशन ऑफ NBW बोलते हैं उसको, ठीक है, वो फाइल करवाइए, आप अपना कारण दीजिए, कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, कोई किस इमरजेंसी में हो, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपका रीजन रहा था, कोर्ट को रीजन दीजिए। आपने यहाँ पे बोला कैंसिलेशन ऑफ NBW, हाँ, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटिसिपेटरी बेल होती है कि जब आपको एप्रीहेंशन होती है रेस्क्यू, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई FIR होगी आपके रजिस्टर आपके अगेंस्ट में, FIR होने के खतरे आसार लग रहे हैं तो भी आप ले सकते हो, ठीक है, जब अब भी आपको अरेस्ट का डर हो बेसिकली, अरेस्ट का डर तो है बेसिकली अगर मैंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली तो उसके बाद मेरे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती? पुलिस अरेस्ट करने आएगी तो आपको तुरंत बेल पर रिलीज कर देगी, ऐसा नहीं आपके पास आ ही नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है वो, आप ऑर्डर दिखाएंगे कोर्ट का, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, वो आएंगे आपसे बॉन्ड भरवाएंगे, चले जाएंगे, और फिर भी आपको ये नहीं है कि फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं है, जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे कंडीशंस होती हैं उसमें, वो आपको सारी कंप्लाई करनी पड़ेंगी, कंडीशन कंप्लाई नहीं करोगे तो वो आपकी एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट हो जाती है, मतलब डिसमिस कर सकते हैं उसको, इन्हीं ग्राउंड्स पे पुलिस जा सकती है, भाई कॉपरेट ही नहीं कर इन्वेस्टिगेशन में, ये चीज है। कोर्ट में देखो मैं कहता हूँ आप पहले एप्लीकेशन फाइल करवाइए, पहले उसको आप पहले NBW को स्टे करा लीजिए, ठीक है, स्टे नॉर्मल क्या होती है, कोर्ट स्टे कर देती है, आप एक्सप्लेनेशन देंगे, फाइल हुई एप्लीकेशन, जैसे मैंने किया था बहुत सारे केसों में, अभी करता हूँ, आपने लॉयर से स्टे करा लिया, फिर आप स्टे होने के बाद फिर आप गए हो, जैसे सपोज करो आपने पुलिस ने आपको पुलिस स्टेशन लेके गई, पुलिस स्टेशन लेके गए, आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है, यहाँ पे अगर 24 घंटे में पुलिस आपको पेश नहीं कर पाई मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पे क्या होगा? उनको रीजन देना पड़ता है, इस बड़ा स्ट्रिक्ट है चीज में, 24 घंटे के अंदर उसको, क्योंकि संडेज को भी MM बैठते हैं कोर्ट में, ठीक है, संडेज भी ड्यूटी MM उनको बोलते हैं कि ड्यूटी लगती है कि आज आप बैठोगे, कोई अगर गिरफ्तार होगा तो उसको आपके सामने पेश किया जाएगा, फिर वो अगर उसको भेजना है जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी, वो डिसाइड करते हैं, 24 घंटे के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट उनको भेजना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं लाते 24 घंटे के अंदर उनको फिर रीजन देने पड़ते हैं, अगर जस्टिफाई नहीं होते रीजन तो उसके बेसिस पे भी आप बेल फिर आप मांग सकते हो कि मेरे को बेल दिया जाए, ये सब दिया जाए। और तो नए जो कानून है अब तो इसमें आगे अरेस्ट के साथ में आपको वीडियो बनानी है, अच्छा, अरेस्ट की वीडियो बनानी है आपको, तो जब आप अरेस्ट करोगे तो वीडियो बनानी होगी कि आपने कहाँ से अरेस्ट किया, कैसे अरेस्ट किया। अब इसमें पुलिस वाले फंसेंगे, कारण क्यों फंसेंगे, कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं, 4 दिन पहले अरेस्ट करते हैं, 4 दिन बाद अरेस्ट दिखाते हैं, 4 दिन पहले नेगोशिएशन चलता है, कुछ भी चलता है, व्हाटएवर द रीजन इज, राइट, बट बहुत सारे केसेस हुए हैं, मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया है घर से, 4 दिन बाद दिखा दी हाईवे से अरेस्ट किया है कुछ मैंने वीडियोस देखी है इसमें, बिकॉज फैमिली रूम में काफी लोगों से मेरे को वीडियोस आई अरेस्ट की, तो उसमें वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि वो आप सामने खड़ा है, वीडियो बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ये अरे ये तुम्हारे जेब में क्या है, ओहो ये तो कट्टा है, अरेस्ट कर लो इसको चलते हुए किसी को मगर यहाँ पे तो फंस जाओगे, यहाँ पे तो मैं उसका वकील हूँ, मैं तुझे कह तो अंतर्यामी है भाई, अचानक से प्रकट हो गया, अरे तुम्हारी जेब में क्या है, कट्टा है, हो जाओ अरेस्ट ठीक है भाई, तो ये चीज अब उनको वीडियो बनानी पड़ेगी अरेस्ट की, तो अब इसमें लोग थोड़ा बच जाएंगे। काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मनदीप भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, मेरे को जनरली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।